हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों ने कितना कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना? स्पेशली सामान्य अध्ययन का ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है आगे, और उसके बाद बिहार एसएससी का खैर अभी डेट नहीं आया है। तो बिहार दरोगा के जो बच्चे हैं, देखिए उनके लिए मैंने कहा भी है कि मैं मैराथन बैच लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द 1-2 दिन के विदिन जो है पूरा बिहार दरोगा का मैराथन क्लास आने वाला है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा अगेन तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग भी है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पहले से ही पता है, आप देख रही है मॉड्यूल सेट 4 है, जो मॉडल सेट हमारा है 4 है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का है, भारतीय राज व्यवस्था का है। हमने 1 2 3 कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने मॉडल सेट 1 2 3 नहीं देखा है वो कृपया उसको जाकर के देखें। क्यों? अगेन मैं एक चीज कहता हूं हमेशा कि जो क्वेश्चंस मॉडल सेट 1 2 और 3 में है डिस्कस्ड हो गए, वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, उसको स्किप कर दूंगा। कारण मैं आपका और खुद दोनों का ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ना आपका ना खुद का, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, समय कम है और कम समय में अच्छे कंटेंट आप लेकर के जाइए, है ना। एक ही चीज बार बार पढ़ाने से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, आप रिवीजन के रूप में उन्हीं वीडियोस को दोबारा या तिबारा या 4 बार आप जितना देखना चाहे देख सकते हैं, बट अलग अलग क्लासेस में सेम ही क्वेश्चन को डिस्कस करने से कोई बहुत बेनिफिट आपका नहीं होगा। खैर, अगेन इस मॉडल सेट में भी हम लोग अराउंड जो है वो 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग करते हैं हमेशा से, ठीक है। तो देखते हैं, और बहुत डिटेल क्लास ये जो मॉडल सेट है ना, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोगों ने अच्छी तैयारी करी है ना, उनके लिए ये मॉडल सेट तो और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, है ना, लेकिन ये आपके बिहार एसएससी के ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या है। चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सब हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, कौन से ईयर में जो है झारखंड बना। देखिए ये ईयर जो है आपका सबको पता होगा, है ना, ये ईयर है 2000, है ना, 2000, ठीक है। कब बना था? 2000 में भी अगर डेट आपसे पूछ ले तो ये 15 नवंबर। हमको पता है कि बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड राज्य बना। लेकिन 2000 ईस्वी में जो है झारखंड के अलावा और भी 2 स्टेट बने थे, ठीक है। झारखंड, देखिए झारखंड जो कौन से नंबर का, आपसे कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि झारखंड कौन से नंबर का स्टेट है, तो ये हो जाएगा आपका 28 है ना, 28वें नंबर का स्टेट है झारखंड, ठीक है। और उसी वर्ष जो है 26th स्टेट और 27th, यानी कि 26वां राज्य और 27वां राज्य था। कौन था? चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते थे जो पहला राज्य बना था इस साल, ये झारखंड तो आखिरी बना था, है ना। इस साल जो पहला राज्य बना था वो बना था आपका कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये बना था आपका 1 नवंबर, है ना, 2000 को। कब बना था? 1 नवंबर, ये ध्यान में रखेंगे, 1 नवंबर 2000 को जो है, ठीक है, 2000 को कौन सा स्टेट बना? ये बना आपका छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ बना। क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, ध्यान रहेगा। छत्तीसगढ़ कब बना? तो ये बना आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां देखिए, छत्तीसगढ़ जो बना था आपका, ठीक है, ये किससे अलग होकर बना था? तो आपको ये भी पता होगा कि एमपी से अलग होकर, एमपी से अलग हुआ, ठीक है, ये एमपी से अलग हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और ये छत्तीसगढ़ जो है ये आपका 26वां राज्य था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये क्या है? 26वां राज्य, ठीक है। ये हमने देखा, तो एक राज्य ये बना। दूसरा जो बना था, है ना, ये तो आप देख ही रहे, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा बना था? वो बना था आपका, उसको पहले उत्तरांचल नाम दिया गया, अभी आप जानते हो उसको उत्तराखंड के नाम से जान रहे, ठीक है। तो ये बना था 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर 2000 को बना, ठीक है, 2000 को बना। कौन सा राज्य बना? ये बना, पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल बना। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना, ठीक है। कौन सा बना? उत्तरांचल। आपने उत्तरांचल एक वेब सीरीज भी आई थी, शायद आपने देखा हो, ठीक है। तो उत्तरांचल बना था, ठीक है। ये उत्तरांचल बना कहां से? यूपी से अलग होकर के, ठीक है। तो जो हमारा यूपी से अलग होकर के, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यूपी से अलग होकर के जो है हमारा उत्तरांचल बना। कौन से ईयर में बना? कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। और इसी का नाम जो है बाद में आपको पता है कि क्या कर दिया गया? इसी का नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। ये क्या कर दिया गया? तो इसी का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, है ना। चलिए, तो यहां तक हमको पता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है, सॉरी। और ये कब किया गया था? ये 2007 में किया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये 2007 में आपका किया गया था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है आप नोट कर लेंगे, ये तीनों ही पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और इन सारी चीजों का पीडीएफ जो है आपको, पीडीएफ आपको 2 तरह का मिलेगा, एक पीपीटी फॉर्मेट में मिलेगा और एक आपका जो नॉर्मल पीडीएफ है, दोनों ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिन लोगों को टेलीग्राम पता नहीं है, प्रथम क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये कई
बार आ चुका है, तो ये 12 होती है। मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की होती है, जिसमें 1/3 सदस्य जो हर 2 साल पर, है ना, वो मतलब चुने जाते हैं और या कहिए कि हटते भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग पहले से जान रहे हैं राज्यसभा के बारे में। अगला है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता। ये अलग क्वेश्चन। चलिए, तो जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल, इसको हम लोग सीसी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CCEA, है ना, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की जो समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, इसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है आपका प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब ये कमेटी क्या करती है? देखिए, ये कमेटी जो है कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ डिसीजन लेती है। किससे रिलेटेड डिसीजन लेती है? एक तो प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन लेती है, FDI से रिलेटेड डिसीजन लेती है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे प्राइस कंट्रोल हो गया आपका, क्या क्या मैंने कहा डिसीजन लेती है? एक आपका प्राइस कंट्रोल हो गया, ठीक है, प्राइस कंट्रोल हो गया, ठीक है, प्राइस कंट्रोल। उसके बाद आपका क्या हो गया? एक हमने क्या कहा? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इससे रिलेटेड डिसीजन लेता है। इसके अलावा जितने पब्लिक सेक्टर अंडर, यानी PSU जिसको हम लोग बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड डिसीजन भी जो लेता है, ठीक है। इतनी इंग्लिश आई थिंक कि लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनसे संबंधित निर्णय जो है ये लेता है ना, ये इससे निर्णय लेता है ना, इन सभी से संबंधित जो है निर्णय कौन लेता है? निर्णय भाई ये लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, याद रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? तो ये था अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये भी मैंने कई बार पढ़ाया है, ठीक है, अनुच्छेद 17, ठीक है। बाकी अनुच्छेदों को देखिए, अनुच्छेद से रिलेटेड एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है ना, वो आप जाकर के देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने पढ़ा दिए, उसको जरूर आप देखिए, और वहां से आपके एग्जाम में गारंटी एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम आपको 4 से 5 भी आपसे, क्योंकि बिहार SSC और बिहार दरोगा दोनों ही एग्जाम में एक एक पेपर में 4 से, है ना, 4 या 4 से ज्यादा भी, है ना, 3 तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, PYQ का मैंने बिहार SSC का सीरीज भी करवाया, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उसका प्लेलिस्ट बना, आप वो भी चेक करिए, जिसमें सिर्फ बिहार SSC के और बिहार दरोगा दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको आप जरूर चेकआउट करिए, ठीक है। इसके अलावा तो अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में, 15 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान है, 15 जो है उसमें किसी भी जाति, लिंग, आधार की सभी के, है ना, के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध करता है या निषेध करता है ना। अनुच्छेद 18 जो है वो किसी भी तरह के टाइटल का त्याग करता है, तो वो सब आप जाकर के डिटेल वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, और सेमी कंटेंट को अलग अलग वीडियोस में पढ़ा करके मैं किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। खैर, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब यहां से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोल रहा है क्या? ये पहला ऑप्शन जरा देखिए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या लगता है आपको, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के लिए होता है, और वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका हो गया गलत, ठीक है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, ये कभी नहीं लाया जा सकता, ठीक है। विश्वास मत जो है वो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। और मैं एक और भी पढ़ देता हूं, आंसर आपको पता है, चली जाएगा। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, धन विधेयक आपको पता है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है, और वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के, है ना, अनुमति के बाद या राष्ट्रपति की सहमति के बाद, ठीक है। चलिए, अब ये समझिए, ये जो है आपका है तीसरा, ये सही है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, यानी कि ये राज्यसभा के संदर्भ में सही था। क्या है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अब यहीं से पॉइंट समझिए, मैंने जब, है ना, सूची के, मैंने कई सारे क्लासेस में जो है राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताया कि संघ सूची जो है, यानी कि जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं ना, संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे जाते हैं। राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है उस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। संवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएगा, और विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है वो लेजिट रहता है, यानी कि वो आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक पॉइंट ये भी कहा था, ठीक है, और उस पर कुछ लोगों ने, इवन कुछ टीचर्स ने जो है उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने गलत कहा है, ठीक है। अभी आपको यहां से वो पॉइंट मैं क्लियर भी आपको कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये कहा था कि जो राज्य सूची में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, है ना, या कुछ ऐसे बेसिकली केस हैं कहिए, जिसमें राज्य सूची के सब्जेक्ट पर भी केंद्र कानून बना सकता है, और यहां उनमें से एक है जो अनुच्छेद 239 में वर्णित है। इसी की मैंने कई बार बात की थी, मैंने वहां उतना डिटेल नहीं बताया था, मैंने सिर्फ इतना कह दिया था कि राज्य सूची के विषय पर कुछ केस में केंद्र भी कानून बना सकता है। उसमें केस नंबर 1 यहां देखिए, और केस नंबर आप 252 अनुच्छेद 252 पढ़िएगा, वहां आपको केस नंबर 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद अगर वो कभी आएगा तो मैं जरूर उसको भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन यह कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित करे कि राज्य सूची में जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया। अब इसका क्या मतलब है जरा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, राज्य सूची में मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा अगर क्या करे, 2/3 कानून, मतलब 2/3 मत से
अगर ये पास कर दे ना, बहुमत से ये पारित कर दे कि वो विषय अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो उस पर जो है केंद्र कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है। तो ये एक स्थिति है और ये अनुच्छेद 239 में आपका वर्णित है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? ये बहुत आसान है, 1952। ठीक है, संपन्न, देखिए शुरुआत 1951 में ही हो गई थी। ठीक है, ये 51 में शुरू हुआ था, ये अक्टूबर में शुरू हुआ था, है ना। अगर मैं डेट भी लिखना चाहूं तो लिख देता हूं, 25 अक्टूबर 1951 को ये शुरू हुआ और फरवरी, है ना, यानी कि कितने फरवरी को, तो 21 फरवरी 1952, 21 फेब, है ना, 1952, 1952 को जो है ये समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब ये यहां तक संपन्न हुआ। तो ये डेट रखेंगे और आपको पता है कि ऑब्वियसली कांग्रेस ही जीतती है और कौन जीतेगा, और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू बने। अगला सवाल देखिए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, आप सबको पता होगा, अगर आप लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं तो आपको एक जमानत राशि देनी होती है। वो जमानत राशि आपको तब रिटर्न मिलेगा जब आप उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, और कंडीशन यहां है, यह पूछा कि कब जमानत रद्द हो जाता है या राशि वो खो देगा। देखिए वो तब होता है जब आपको कुल मत का, जितना वोट पड़ा है उसका अगर 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए, सपोज करिए नंबर के लिए कहने के लिए, अगर मान लीजिए 600 वोट है, टोटल 600 वोट पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप एक कैंडिडेट हैं और आपको अगर 100 से कम वोट मिले, 100 से कम वोट मिले, ठीक है, 100 से कम वोट मिला आपको, 1/6 क्या हो गया, 100, और 100 से कम वोट मिला, तो है ना, ऐसी स्थिति में आपकी जो जमानत की राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। यही चीज यहां पर है। ठीक है, अब जमानत की राशि कहां कितना, ये भी कभी कोई पूछ सकता है आपसे। ठीक है, देखिए अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि जो एमएलए का चुनाव है, ठीक है, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, विधानसभा का लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको देने होंगे 10,000, 10,000, 10K। बात समझ में आ रही है? कितने देने होंगे? 10,000 आपको जमानत की राशि देनी होगी। लेकिन अगर आप लोकसभा का यानी कि एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, ये जनरल के लिए, देखिए ये जनरल के लिए, बाकी फिर एसटी एससी के लिए अलग कंडीशन है, आपको वो ध्यान नहीं रखना, वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, और ये यहां पर आपको देने होंगे भाई 25K, यानी 25,000 जो है वो आपको देना होगा जमानत के रूप में। और 1/6 यानी कि 1/6 से अगर कम मत प्राप्त हुआ तो आपका वो रख लिया जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत कम राशि है ना, इलेक्शन में तो यहाँ करोड़ों खर्चा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अगेन बहुत बहुत बेहतर क्वेश्चन। मैं अगर ये कहूं, ये आप अभी जो आप क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर कोई दल जो है, आपने ना जो 2019 का चुनाव हुआ था, वहां पर जब चुनाव का रिजल्ट आया था, तो शायद आपने अगर सुना हो तो कांग्रेस विपक्ष बनने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि विपक्ष बनने के लिए आपको सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जीतना पड़ता है। वो कितना जीतना पड़ता है, देखिए यहां पर समझिए, तो ये जीतना पड़ता है आपको विपक्ष होने के लिए, ये कुल सीटों का 10%, कुल जो आपका सीट है, कुल सीटों का कितना का 10% आपको जीतना पड़ेगा। यानी कि जैसे अगर आप लोकसभा की बात करें, मैं बात करूं तो वहां कितने होते हैं, ये लोकसभा की बात हो रही है, तो 550 सीट होते हैं, तो इसका 10% निकालिए, यानी कि 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि हमको लोकसभा में अगर विपक्ष में बने रहना है तो हमको 55 सीट जीतना होगा। सिमिलरली राज्यसभा में देखिए कितने सदस्य होते हैं, 250, तो उसका निकाल लीजिए 1/10, वहां भी सेम ही क्राइटेरिया है, 1/10 है ना, 0 कट गया, यानी अगर राज्यसभा में विपक्ष में बना रहना है तो आपको चाहिए 25 सीट। ठीक है, ये समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो लोकसभा में अगर आपको है ना विपक्ष में रहना है तो कम से कम 55 सीटों पर जीतना होगा, 55 एमपी आपका होना चाहिए, और राज्यसभा में आपके पास 25 एमपी होने चाहिए। ठीक है, कांग्रेस की दिक्कत क्या थी, जो 2019 का चुनाव हुआ था, बीजेपी अगर आपको याद होगा, है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, बीजेपी को 301 सीट मिला था, है ना, कितने मिले थे, 301 सीट मिला था, 301 सीट मिला था। वहीं कांग्रेस की बात करें अगर, है ना, तो कांग्रेस को जो मिला था वो मात्र 51 सीट मिला था, और इसलिए ये है ना बहुत ज्यादा हो गया था कि कांग्रेस की ये हालत हो गई थी कि वो विपक्ष बनने के लायक भी नहीं रहा था। ठीक है, तो ये कितना है आपका 10%, यहां नंबर में दिया है, और लोकसभा की बात की है तो कितना हो जाएगा, 55 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करके त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? मतलब यह है कि अगर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है अवधि होने से पहले, ठीक है, क्योंकि 5 साल की तो रहती है अवधि, लेकिन उससे पहले अगर वो देना चाहता है तो वो मुखिया को अपना त्यागपत्र लिख करके दे देगा। ठीक है, देखिए अगर वो 7 दिन से पहले चाहे तो त्यागपत्र वापस ले सकता है, लेकिन आवेदन देने के तिथि जिस डेट को दे रहा है उसके 7 दिन के बाद जो है ये प्रभावी माना जाता है। अगर उसके बाद वो वापस चाहेगा भी तो वो नहीं होगा, वो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहता है आपका कितने दिन, ये रहता है आपका 7 दिन। और ये सब कहां
कहां पर मेंशन है? ये जो आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम है ना, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग ना। ये वैसे मैं इस पर एक डिटेल आपको वीडियो लेकर के आऊंगा, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे बिहार पंचायती, है ना। बस एक दो दिन आप वेट करिए, इस पे पूरा डिटेल वीडियो जो है ना वो आ जाएगा, है ना। तो ये है ना जो है आपका इसका वीडियो आ जाएगा और इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर आपका सिविक्स का पेपर आ रहा है तो लिख के ले लीजिए, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आने हैं, और ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है ना, अधिनियम, जो लोग अभी दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। वैसे मैं उनके लिए मैराथन लाऊंगा, वहां भी इस चीज को डिस्कस कर दूंगा। अधिनियम ये है 2006, क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। लिख के जाए, अनुच्छेद पढ़ के जाइए, ये पढ़ करके जाइए, क्वेश्चन बनेंगे। और भी सारे क्वेश्चन है, और आप पीवाईक्यू की सीरीज जो मैं करवा रहा हूं, आप सिविक्स का आपके एग्जाम से पहले, बिहार दरोगा के एग्जाम से पहले सिविक्स, हिस्ट्री ये सब कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका ज्योग्राफी का है और इकोनॉमिक्स में तो बहुत कम है, ज्योग्राफी का एटलीस्ट कम से कम इसमें कंप्लीट हो जाए, इकोनॉमिक्स भी हो जाए, ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाए, और वो आपके एग्जाम में बहुत सारे नंबर आपको ला करके देने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, जो है वो उसका सार क्या था? क्या सामुदायिक, देखिए पहले एक चीज समझिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये लाया कब गया? देखिए ये जो लाया गया था, इसकी शुरुआत जो हुई, ये हुई थी 2 अक्टूबर है ना, गांधी जयंती के समय 1952 में, है ना। और क्यों लाया गया था, इसका नाम ही देखिए ये लोगों की भागीदारी को बढ़ावा। 2 चीजें थी, एक जो ग्रामीण लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, बदलाव लाया जा सके, इसके लिए, और दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी राजनीति में, है ना, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सके, इसके लिए आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो लेकर के आया गया था 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? देखिए कह रहा है, ये तो बहुत आप जानते ही हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, यहीं से तो पंचायती राज की शुरुआत हुई। आपको पता होगा ये कमेटी 1956 में ये कमेटी बनी, ठीक है। 1957 में ये तो बना, ठीक है, ये बना 1956 में बना, ठीक है। 1900 है ना, 90 में ही ठीक कर देता हूं, 1957 में जो है इन्होंने रिपोर्ट दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1957 में रिपोर्ट दिया, और इसी रिपोर्ट के आधार पर मैंने कई सारे क्लासेस में ये ऑलरेडी मेंशन किया कि पहली बार 2 अक्टूबर, चूंकि ये महात्मा गांधी का पंचायत को लेकर के महात्मा गांधी का एक सपना था, ठीक है, और उसी को पूरा करते हुए, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कब बना, तो ये बना था, आपको पता होगा 2 अक्टूबर, है ना, कई बार मैंने मेंशन कर दिया है, 1959 को जो है, कहां पर, ठीक है, राजस्थान का नागौर, है ना, वहां पर पहली बार जो है पंचायत राज जो है उसको स्थापित किया गया। राजस्थान जो है वहां का नागौर, है ना, जिला, ठीक है, का नागौर। और आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है एक त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी, जिसमें आपका सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगा, उसके ऊपर पंचायत समिति जिसको ब्लॉक कहते हैं, और फिर जिला परिषद, यानी कि 3 स्तर में जो सरकार की बात की थी, ठीक है। तो ये था बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो पंचायत से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत से संबंधित और भी कमिटीज हैं, आप इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहां भी मैंने बताया, और पीवाईक्यू के डिस्कशन में भी मैंने ऑलरेडी इसके बारे में, जितने भी इसमें टोटल 7 कमिटियां बनी गई थी, वो सारे, जैसे अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के राव है, हनुमंता है, ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। आप उसको जरूर देख करके आइए, ठीक है। अच्छा, यहां एक और चीज देखिए, क्योंकि यहां जितने भी कमेटी थे ना, बहुत अच्छे कमेटी के नाम दिए गए, इनको आप जरूर थोड़ा सा, जैसे शाह कमीशन, है ना, देखिए शाह कमीशन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, शाह कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? ये 1977 में, 1977, ठीक है। अब आपको अंदाजा थोड़ा लग गया होगा कि हाँ क्या हुआ था। ये कमेटी आई थी, देखिए आपको पता है 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो उस आपातकाल में आपको पता है कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, यानी आप जैसे बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लीडर्स को जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इन ज्यादतियों का पता लगाने के लिए जो है ये शाह कमीशन बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका जो आपातकाल है ना, तो जो आपातकाल की ज्यादतियां हैं, आपातकाल है ना, सॉरी, आपातकाल है ना की ज्यादतियां, है ना, ठीक है, ज्यादतियों, है ना, तो इसको, है ना, इसका बेसिकली पता लगाने या की जांच के लिए बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? की जांच के लिए, ठीक है, की जांच, है ना, जांच के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रहेगा आपके, इसकी जांच के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई थी, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए 1970 में क्या बनाया गया? शाह कमीशन। अच्छा, एमसी जोशी कमेटी, ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? देखिए एमसी जोशी कमेटी, इसका आंसर तो ये है, देख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया, है ना। और एमसी जोशी कमेटी की जब बात आती है तो एमसी जोशी की कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये बनाया गया था काले धन को लेकर के 2011 में। ये कब बनाई गई थी? मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी, है ना, 2011 में, है ना, 2011 में जो है ये कमेटी बनी, ठीक है। किससे संबंधित थी? ये काले धन से संबंधित, है ना। ये किससे संबंधित थी? तो ये थी आपका काले धन से, है ना।
चलिए, तो ये काले धन से, यानी कि काले धन पर रोक लगाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, है ना, और काला धन कहां से इतना आ रहा है उन सब का पता करने के लिए एमसी जोशी कमेटी। अच्छा, ये मुकुल मुदगल कमेटी, ये भी बहुत फेमस कमेटी रहती है। आपने आईपीएल फिक्सिंग का केस सुना होगा, खास करके 2014 में बहुत प्रचलित हुआ था ये आईपीएल फिक्सिंग, है ना। ये किस पर आया था? तो जो आपका आईपीएल है ना, जो आपका आईपीएल फिक्सिंग है, ठीक है, आईपीएल फिक्सिंग है ना, तो आईपीएल आपका जो फिक्सिंग है, ठीक है, उस पर ये कमेटी आई थी। तो आईपीएल फिक्सिंग पर कब? 2014 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ईयर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आया था 2014 में, बस समझ में आ रही है, 2014 में ये कमेटी आई थी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमने यहां पर सारा देख लिया। हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, तो जो उप मुखिया का निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है? ठीक है, देखिए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, देखिए ये सही है। अगेन ये भी जो बिहार पंचायत अधिनियम वहीं पर इसके बारे में मेंशन है, और ये पहला तो सही है। यहां पूछा कौन सा सही नहीं है, ये तो खैर सही है, ठीक है। ये आपका उप मुखिया के चुनाव में जो है मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में यदि मतों की बराबरी हो जाए, ड्रॉ हो जाए, तो लॉटरी में विजेता, मतलब विजेता का निर्णय लॉटरी के द्वारा होगा, ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण यानी देखरेख और नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी पॉइंट सही है, ठीक है, ये भी सही। तो आप क्लियरली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना, सॉरी, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि ये तो वैसे इसका रिवर्स लिखा हुआ है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, वो होगा, नहीं होगा तो अपने आप में ये क्या हो गया? देखिए, स्टेटमेंट गलत है, बट यहां आंसर यही होगा, ठीक है। अगेन आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, ये बिहार से सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आगे, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होगी? ये जो देखिए, जब अपील की सुनवाई की स्थिति क्या होती है, देखिए, जब क्या होता है, ग्राम में जो न्यायिक है ना, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, जब वो कोई निर्णय देता है, ठीक है, जो ग्राम कचहरी भी जिसको कहा जाता है, जब वो कोई निर्णय देता है, कोई डिसीजन मान लीजिए लेता है, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ कोई अपील करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? 30 दिन के भीतर जो है वो आपको ग्राम पंचायत में करना, ग्राम कचहरी में करना होगा इसकी शिकायत, है ना। और क्या होगा? तो उसको बोलते हैं अपील की सुनवाई, ठीक है। तो इसमें जो आपका पंच की संख्या होगी वो कुल 7 पंच होते हैं। कितने होते हैं? कुल 7 पंच होंगे। और ध्यान रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इन केस सपोज करिए कि ग्राम कचहरी का ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये पंच है ना, ये इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, ठीक है, इसको एक और नाम से आप बुला सकते हैं, और वो हम लोग बोलते हैं इसको पूर्ण पीठ, यानी कि पंचों का पूर्ण पीठ भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। मान लीजिए लेकिन इस सुनवाई के बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, तब आप जो है कोर्ट, जो सिविल कोर्ट होता है, आप उसकी तरफ रुख कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आगे बढ़े, तो ये ध्यान रखना, ये 7 हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन करता है, ठीक है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है, यानी निगरानी समिति में कौन से सदस्य होते हैं? देखिए, सॉरी, है ना, सिंपल सी बात है, जो निगरानी समिति है उसमें जो मेंबर्स होंगे, यानी चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया, उप मुखिया, ये सब नहीं होगा। इसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, क्योंकि इसका जो काम है, देखिए, ये जो मतलब निगरानी, नाम ये देखिए निगरानी समिति, ये ग्राम पंचायतों, मुखिया, उन सब के कार्यों, उनकी गतिविधियों पर देखरेख करने के लिए बना जाता है। तो ये कौन होता है? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ग्राम, है ना, पंचायत के सदस्य ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। आपको पता है ये 51A जो है ये भाग 4 में मेंशन है, सॉरी 4A में, है ना, इसको जोड़ा गया था भाग 4A में 42वें संविधान, अच्छा वही पूछा ही गया एक्चुअली, ठीक है, किस संशोधन द्वारा? ये 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य क्यों, ठीक है। कौन सी एक से पूछा जाता है कि कौन सी समिति के, है ना, सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वो था आपका स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। क्या था? इसको स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना, कमेटी जो है उसके सिफारिश पर जो है इसको जोड़ा गया था। बात समझ में आ रही है? याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रख सकते हैं इसमें, पहले तो इसमें देखिए अभी जो है कुल, इसमें अगर देखें कुल अगर बात करें, ठीक है, तो कुल जो है अभी मौलिक कर्तव्य की मैं बात कर रहा हूं, कुल मौलिक कर्तव्य जो है ना 11 है। कितने? 11। लेकिन पहले इसमें जो है देखिए ये जो संशोधन हुआ था उसमें पहले 10 जोड़ा गया, ठीक है, 10 जोड़ा गया। फिर जो है 10+1 यानी कि एक जो जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 2002 में। कब जोड़ा गया था? ये 2002 में जो है इसको जोड़ा गया। और कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 86th, है ना,
संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शॉर्ट में CAA लिखते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। ये क्या है? CAA का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 86वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया, ये 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। ठीक है, याद रहेगा 2002 में जो है ये आया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब कुल कितने हो गए? 11। तो आपसे पूछा जाए अगर मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है, जोड़ा कब गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सी कमिटी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के, है ना, जो है क्या बोलते हैं, सिफारिश पर बोलिए, रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 51A में है, मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में है। तो ये सारे डिटेल्स हैं वो आपके काम का है और इसी से आपको क्वेश्चंस आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 74वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो किस संस्था से? तो ऑब्वियसली ये नगर पालिका। 73वां है ग्राम पंचायत से। ठीक है, और ये भी 1992, देखिए 73वां और 74वां दोनों 1992 में ही आया था। ठीक है, संशोधन आया था। 73वां ग्राम पंचायत से है, 74वां आपका नगर पालिका से है। और इसमें जो जोड़ा गया था भाग, देखिए इसके लिए भाग 9A जोड़ा गया था। पंचायत के लिए जो है आपको पता होगा 9 जोड़ा, सॉरी भाग 9 जोड़ा गया था। एक्चुअली 9A नहीं बोलिए। ठीक है, ये जोड़ा गया था आपका 9। नगर पालिका के लिए जोड़ा गया था, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ना। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 9, भाग 9, और नगर पालिका के लिए जोड़ा गया है भाग 9A। ठीक है, भाग 9A जो है ये जोड़ा गया है आपका नगर पालिका के लिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है अनुसूची, तो अनुसूची कौन सा जोड़ा गया? नगर पालिका के लिए जो अनुसूची है वो है आपका 12। ठीक है, कौन सा है? 12वां अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची यहां लिख देता हूं मैं, अनुसूची। ठीक है, तो अनुसूची 12 जो है वो आपका जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके लिए अनुसूची 11 है, इसके लिए अनुसूची 12 है। भाग पूछेगा तो इसके लिए 9, इसके लिए 9A था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? और ये तो मैंने अनुसूची का एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर 12 अनुसूची का डिस्कशन पूरा दिया, कब आया, क्या आया, सारे डिटेल क्या क्या है उसके अंदर। देखिए अनुसूची 1 में ही जो है, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 के विषय में बारे में, उसमें से अनुच्छेद 2 और 3 जो है नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। ठीक है, और ये जो तेलंगाना का गठन हुआ था वो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। कौन सा? अनुच्छेद 3। मैंने अनुच्छेद भी पढ़ाया हुआ है, मैंने अभी कहा भी था आपको थोड़ी देर पहले कि अनुच्छेद का मैंने पूरा डिटेल वीडियो डाला, उसको जरूर जाकर के देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत तो ये अनुसूची जिसमें नए राज्यों के निर्माण या राज्यों की सीमा बदलना या राज्य के नाम में परिवर्तन करने जैसी बातें जो है वो यहां मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी अनुसूची 9, 10 आप जानते हैं, अभी 9 मैंने बात, ठीक है, सॉरी ये अभी वैसे आपको देखिए अनुसूची 7 जो है वो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट पावर डिवीजन के बारे में मैंने कई बार बताया। बाकी आप डिटेल वीडियो देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना, वहां पर अनुसूची मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, जरूर जाके देखिए। भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से, इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, जरूर जाकर के चेकआउट करिए। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध है? अब अनुसूची से सवाल पूछ लिया, यह है 10वीं अनुसूची, है ना, कि दल बदल जो कानून से है ना, दल बदल मैंने कई बार बताया है। देखिए दल बदल कानून जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दल बदल क्या है? पहले जब कोई मान लीजिए कैंडिडेट है वो किसी एक पार्टी से मान लीजिए अभी इलेक्शन में, है ना, वो स्टैंड करता है, खड़ा होता है, ठीक है, और लेकिन जीतने के बाद मान लीजिए जब वो जीत जाता है तो उसके बाद किसी लोभवश जो है वो, है ना, इस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में दल बदल होता है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन जब बाद में क्या देखा गया, ये चूंकि दल बदल एक समय बहुत ज्यादा होने लगा तो इससे यह समझ में आया, यह समस्या सामने आकर के आई कि इस तरह से तो लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा हुआ कि आप एक पार्टी से खड़े हो रहे, उसकी आइडियोलॉजी को देख करके, उस पार्टी के मैनिफेस्टो, बाकी उस पार्टी के काम को देख करके आपको वोट दिया गया, लेकिन अब आपने जीतने के बाद कोई और पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो जनता के वोटों का तो ये मिसयूज हो गया। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, जिसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। और यह कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1885। ठीक है, यह कब लाया गया था? तो आपका जो 52वां संशोधन है, ठीक है, 52वां है ना संविधान संशोधन, ठीक है, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया था 1800 नहीं, ये आया था आपका 1785 में, है ना, ओह सॉरी, 1700 क्या, सॉरी है ना, ये 1985 में, है ना, मेरे मुंह से अलग अलग डेट निकल रहा है। तो ये आपका कब आया था? 1985 में आया था। क्लियर है? ठीक है, इसमें बाद में संशोधन भी हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधन जैसे कि 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। देखिए धन विधेयक तो 110 में है, लेकिन ये कह रहा है क्या कि ये जो धारा, भारतीय संविधान धारा ये 198 है, ये धन विधेयक को पारित करने से संबंधित है। कहां पर? विधान परिषद में। कि यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो कह रहा है कि इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो ये दिन है 14। देखिए सिंपल सा है कि धन विधेयक पर जो है लोकसभा, बेसिकली लोकसभा का ही एक तरह से अधिकार होता है मेनली, है ना। अगर कोई धन विधेयक आता है, ठीक है, तो आपको पता है वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद या अनुमति के बाद ही लाया जा सकता है। इसमें राज्यसभा हो या विधानसभा हो, इसका कोई ज्यादा रूल नहीं
नहीं है। मान लीजिए अगर राज्यसभा या लोकसभा के पास जाता है, सॉरी विधानसभा के पास ये भेजा जाता है, तो अब वो उसमें कुछ रिकमेंडेशन के लिए बोल सकते हैं, बट उसको होल्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर उसने होल्ड कर लिया, कहा कि अगर उन्होंने उसको अपने पास रोक लिया, पारित नहीं होने दिया, तो 14 दिन बाद जो ये अपने आप पारित मान लिया जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया या विधानसभा या विधानमंडल ने इसको पारित कर दिया, ठीक है। तो ये होता है 14 दिन, याद रखिएगा। और धन विधेयक कैसे आता है, तो अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है लोकसभा में। अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। मैंने कई बार पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कि विधान परिषद जो वो 6 ही राज्य में वर्तमान में, और उसमें से वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बिहार में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और कर्नाटका के पास है, ठीक है। अच्छा, विधान परिषद जो लोग नहीं जानते, जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरह कुछ स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। जिसमें मतलब जो है आपका ऊपर जो विधान परिषद को रखा जाता है, तो ऊपरी सदन विधान परिषद के नाम से, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव है ना काउंसिल कहा जाता है। और विधानसभा होता है निचले स्तर को जो विधानसभा कहते हैं, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। एमएलसी का चुनाव आपने सुना होगा, तो वो विधान परिषद के सदस्यों के लिए एमएलसी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एमएलए क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या, उसी से रिलेटेड हो गया कि जो ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन का मतलब क्या हो गया, देखिए ऊपरी सदन का मतलब हुआ विधान परिषद, ठीक है। जिस क्या हो गया आपका विधान परिषद यानी कि काउंसिल जिसको बोलते हैं, विधान परिषद, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और जो निचला सदन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। बात समझ में आ रही है, विधानसभा, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे, ठीक है, सॉरी ये लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, है ना। तो कह रहा है कि विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य जो यानी विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनकी कुल संख्या विधानसभा का कितना होता है, तो ये होना चाहिए 1/3, 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 1/3। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना होगा आपको, ये जो विधान परिषद है, इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 होनी चाहिए, लेकिन साथ क्या ध्यान रखना, 40 से कम नहीं, ठीक है। याद भी रखेंगे, क्या रखेंगे कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसकी संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट क्वालिटी, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना फिर हमारा मेहनत कहीं का नहीं है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे, बट लोगों को फायदा हो। जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये जरूर पहुंचे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, ठीक है। देखिए ये अब आप यहां से आपको याद रखने है। ऐसे तो इस समय राज्य पार्टी का मतलब कौन, यहां इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये 2015 का सवाल है। उस समय जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, इसकी जो नेशनल पार्टी का दर्जा ये खत्म कर, मतलब हट गया था, नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी वो वापस आ गई है, तो इसके अनुसार आंसर ये होगा। लेकिन वर्तमान में जो है, ठीक है, ये सब जितने भी आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी राज्य पार्टी नहीं, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो है 2 और पार्टी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है, और वो मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में बताया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि और कौन सी 2 पार्टी है जो इनके अलावा, ये चारों वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है, इसके अलावा 2 और 6 ही राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में, पहले 7 थी लेकिन 3 को हटा दिया गया, ठीक है, और उसके जगह 2 नई राष्ट्रीय पार्टी बनी, ठीक है। वो कौन कौन सा है आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। और जो लोग नहीं जानते है ना, वो इसी चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन जाइए, वहां पर मैंने इसको पूरे डिटेल में बताया है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये कई बार आ गया, जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम जो है वह भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, ये 1975 की बात है, और ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था। 36वां है ना, CAA यानी संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ था, उसी के द्वारा सिक्किम राज्य जो है वो बना, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो कौन सा राज्य कौन से ईयर में बना है ये भी आप जरूर पढ़ के जा जाइए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां पर एक और, जैसे 1971 में कौन बना था, ये हिमाचल प्रदेश बना था। कौन सा बना था, हिमाचल जो प्रदेश जो है ना वो बना था इस समय, ठीक है, प्रदेश, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा हो जाएगा क्या, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, देखते, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, ये तो सही है, हमें पूछा नहीं है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, अभी पीछे भी आया था, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा का गठन 1958, ये गलत है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का, देखिए राज्यसभा लोकसभा का गठन जो है इस बहुत पहले हो चुका था। राज्यसभा का गठन, देखिए अगर गठन की अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ये हुआ था पहली बैठक तो अलग है, ये मैं गठन की बात बता रहा हूं। 3 अप्रैल है ना, 3 अप्रैल एंड 3 अप्रैल 1952 को जो इसका गठन हो गया था। कब हो गया था, 3 अप्रैल 1952 को। और 13 मई है ना, 13 मई मैंने पहले ही बताया 1952 को पहली इसकी बैठक भी हुई थी, ठीक है। ये कब हुआ था, ये फर्स्ट बैठक, ये तो गठन से रिलेटेड है ना, ये क्या है आपका, ये गठन हुआ था, ठीक है, ये डेट को। और यहां क्या होता, पहली बैठक, राज्यसभा की जो पहली बैठक है, ठीक है, पहली है ना आपका क्या होता, बैठक है ना, तो ये ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, ये तो आपका सही है, ठीक है। चलिए, तो आंसर ये आपका हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित नहीं है या सही नहीं है, बेसिकली सॉरी सही है पूछा है। अच्छा, सही कौन सा है? बोले इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्षेत्राधिकार है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपीलिएट जो होता है, ठीक है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो सबसे है, इसका मौलिक अधिकार से भी है, अपीलीय और परामर्श संबंधी अधिकार है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ये फिर भी पढ़ करके आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को पुष्टि किया था? पहले तो ये उच्छृंखल शब्द का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, बहुत लोगों को हिंदी नहीं, ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गया। उच्छृंखल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं मनमाना होना। क्या होना? इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं मनमाना होने के सेंस में बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्वेच्छा या मनमाने, इसको आप क्या बोल सकते हैं? स्वेच्छा, है ना, स्वेच्छा का सेंस हो सकता है या मनमाने होने का सेंस, है ना, मनमाने की बात कर सकते हैं ना। मतलब यह है कि मनमाने तरीके से जो हम लोग कानून बना, मतलब जो संसद कानून अगर बना देती है या कोई कानून लागू करने की कोशिश करती है तो वो कानून नहीं होगा। और ये किस मामले में कहा था, ठीक है। केस, ये सारा ही केस आप देखिए इंपॉर्टेंट है, यूनियन कार्बाइड केस, ठीक है। ये केस तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड केस है। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस ही एक्चुअली, ठीक है। ये कौन सा केस है? मेनका गांधी केस 1978, ठीक है, 1978, है ना। देखिए हुआ क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1970 में क्या हुआ था, मेनका गांधी को जो है वो उनका जो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उनको विदेश जाने से रोक दिया गया था। तो इसके बाद मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट्स इशू करवा सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या मेनका गांधी ने अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर उन्होंने रिट इशू करवाया। बेसिकली आप कहिए कि उन्होंने जो है वो प्ली डाला, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच बैठी, ठीक है, और उन्होंने इस पर निर्णय लिया कि बेसिकली कि मेनका गांधी का जो ये बाहर जाने का जो है ना रद्द कर दिया गया बेसिकली इसको, ठीक है, या फिर उनका पासपोर्ट जबरदस्ती जब्त कर लिया गया। और दिक्कत है उनको बताया नहीं गया किस कारण से जब्त हुआ है। बाद में जो सरकार ने या सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि वो कुछ जांच और कुछ जांच से रिलेटेड चीजें थी उसको लेकर के। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया था और वो अनुच्छेद जो आजकल बहुत ये है ना फेमस भी हुआ है ना, अनुच्छेद 21, ठीक है, राइट टू लाइफ जिसको आप बोलते हैं, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें जो सरकार जो है उन्होंने ये साफ साफ कह दिया, साफ साफ ये कहा, मतलब अनुच्छेद सिंपल से अगर आप कहें ना तो अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ा दिया गया, ठीक है। और जो स्वतंत्रता के अधिकार जो है, और कोर्ट ने साफ साफ स्टेटमेंट में जो है वो संसद को या पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को ये कहा कि आप जबरदस्ती या मनमाने तरीके से जो है वो है ना कानून को लागू नहीं कर सकते। आप जो है कानून को जो है वो कानून की जो उचित प्रक्रिया है, जो उसका उचित जो सही प्रोसेस है उसके द्वारा ही इसको लागू कर सकते, मनमाने तरीके से किसी के मौलिक अधिकार को हनन करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, है ना। वैसे जो जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूट मतलब हमारे संविधान से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, उन सब का एक जो प्रॉपर वीडियो है मैं वो तैयार, मैंने उसके कंटेंट ऑलरेडी कर दिए हैं तैयार, ठीक है। बस मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, यहाँ पे बहुत सारा आप देखते हैं केस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। उसमें से देखिए जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ इंदिरा साहनी केस, ठीक है, ये बहुत फेमस केस है इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इसका आंसर वैसे ये है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए इंदिरा साहनी केस जो है ये आरक्षण से रिलेटेड है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट बता देता हूँ, वैसे इसका डिटेल आप जरूर जाकर के देखिएगा, अभी वो मैंने अपलोड नहीं किया, वो आपका मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये आरक्षण से रिलेटेड है और इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो मैक्सिमम स्टेट द्वारा दिया जाने वाला मैक्सिमम जो आरक्षण की लिमिट है उसको 50% कर दिया था। लेकिन बहुत सारे स्टेट जो उसको क्रॉस करके, बिहार में ऐसी घटना हुई, बिहार में ये 65% कर दिया गया और ओवरऑल आरक्षण देखे तो 75% कर दिया गया बिहार में, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ था। तो इंदिरा साहनी केस का संबंध जो वो आरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, और ये अगर इंदिरा साहनी केस की बात अगर आप करेंगे, ये कब आया था, ये 1992 में 1992 में बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। अगर आपको याद होगा ओबीसी को जो 27% जो रिजर्वेशन दिया जाता है उससे वो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। या कहिए कि इस केस का संबंध उससे भी है ना। जहां ये क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर जो है ओबीसी के अंदर उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है ना। ये सब चीजें जो है वो इंदिरा साहनी केस में आपको देखने को मिलेगी, आरक्षण से रिलेटेड है। शाहबानो केस आपने बहुत बार सुना होगा। ये दो चीजों से, ये ट्रिपल तलाक, एक तो क्या है आपका, देखिए ये आया कब था अगर आप देखेंगे, है ना, जो आपका शाहबानो केस है, तलाक केस है, ठीक है। ये शाहबानो जो केस है ना, ये एक तो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है और तलाक के समय जो है, तलाक के समय जो गुजारा भत्ता महिलाओं को दिया जाता है, तो इस्लाम में उस चीज को लेकर के कोई अधिकार नहीं था महिलाओं के पास, ठीक है। क्या आपको पता है ट्रिपल तलाक में तो तलाक 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 3 बार बोल दिया गया, तलाक, है ना, तो तलाक तो वो तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया। लेकिन इस पर महिलाओं के पास जो गुजारा भत्ता सबको लेकर के तो कानून नहीं था। तो इससे संबंधित ये है आपका शाहबानो केस और साथ में ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, ये आप
नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें यूनियन कार्बाइड केस जो है, ठीक है, अब यूनियन कार्बाइड किससे रिलेटेड है? अभी मैंने कहा था भोपाल गैस त्रासदी जो है उसका संबंध जो है वो यूनियन कार्बाइड केस से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन कार्बाइड केस जो है ये 19 आपको पता 1984 जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यूनियन कार्बाइड ये कारखाना ही नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक है, तो उसके है ना उससे संबंधित है ये यूनियन कार्बाइड केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसे अध्यक्ष, अब ये बहुत बहुत फेमस केस है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये वोहरा कमेटी रिपोर्ट क्या है, ठीक है। देखिए ये वोहरा कमेटी, ये तो कई बार पूछा गया कि ये कब दिया गया था। ये वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो है ना 1993 में आया था, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1993 में जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरीज है ना, जो है ना मुंबई या बंबई बोलिए है ना, बंबई ब्लास्ट जो हुआ था, ठीक है, बंबई ब्लास्ट है ना, इसको लेकर के ये बना था ये कमेटी, ठीक है। अब देखिए जो बंबई ब्लास्ट के लिए कमेटी बना था तभी पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। अभी ये भी आप नोट कर सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया था, पीवी है ना, जो पीवी है ना नरसिम्हा राव है ना, सिम्हा राव, इनके द्वारा ये कमेटी गठित की गई थी, है ना। उस समय ये जो एनपी बोहरा है बेसिकली, ठीक है, सॉरी एनएन बोहरा है एक्चुअली, एनएन बोहरा जो उनके नेतृत्व में बनाया गया था और इस कमेटी ने कई सारे राज खोले थे। बेसिकली इन्होंने जो बेसिकली कहिए कि जो आपराधिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, और जो राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या हुआ था कि एक तो ये मुंबई सीरियल वाला ब्लास्ट से रिलेटेड था और राजनेताओं जो अपराधी हैं, ठीक है, यानी राजनेताओं अपराधियों और जो बेसिकली नौकरशाह हैं, इनके बीच क्या कनेक्शन है, इनके बीच जो संबंध है, इसका खुलासा किया गया था। और यही कारण है कि ये रिपोर्ट अभी तक आज तक ये पब्लिक व्यू में नहीं डाला गया है। बात समझ में आ रही है? वो है आपका एनएन वोहरा कमेटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में नहीं रही है, तो धारा जो है आपका यानी कि अनुच्छेद जो है 47। देखिए अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य जो है जो स्वास्थ्य संबंधी औषधि होती है, ठीक है, उसके प्रयोग को छोड़ करके बाकी जितने भी नशीली पेय पदार्थ, नशीली दवाइयों, उस पर वो प्रतिबंध लगाए, ये राज्य का ड्यूटी है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका अनुच्छेद 47 में, बाकी ये सारे अनुच्छेद मैंने अनुच्छेद का एक सेपरेट वीडियो है उसको जाके देखिए, वहां डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संविधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति, यानी सीधा कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो अनुच्छेद 356, ठीक है। देखिए मैंने कई बार ये ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं यहां ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। ये आपातकाल से रिलेटेड है, अनुच्छेद 352, 56 और 360, ठीक है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कह रहे निम्नलिखित में से किस वाद में यानी केस में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा, ये मूलभूत ढांचे का जो अवधारणा है ना, ये बहुत, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बेसिक स्ट्रक्चर है ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी बात करता है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों, देखिए संसद जो कि मौलिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है, इस केस ने जो है, या और भी कई सारे कानून में वो परिवर्तन कर सकता है, इस केस ने उस पर एक तरह से कि एक प्रतिबंध लगा दिया, एक रोक लगा दिया, ठीक है। मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत ढांचे की अवधारणा है, इसने संसद के जो है ना संविधान में संशोधन को लेकर के जो अधिकार, इसमें थोड़ा उन पर रोक लगाया, ठीक है, खास करके मौलिक अधिकारों के केस सब में, ठीक है। और ये केस कौन सा था, ये खैर इसमें तो कोई केस ही नहीं है, ठीक है, ये अलग ही केस था। और ये कौन सा केस था, अगर आपको याद हो तो ये केस जो है बहुत बहुत फेमस केस था और वो था केशवानंद भारती, ठीक है, केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है। और ये कब था, ये आपका बहुत बहुत पुराना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा है, तो ये है आपका पहले है ना, ये है केशवानंद है ना, केशवानंद, आपने बहुत सुना होगा इस केस, नहीं जो लोग नया पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो तो नहीं सुना होगा उन्होंने, लेकिन जो लोग पॉलिटी को पहले से पढ़ रहे हैं ना, ये उन्होंने जरूर सुना होगा, वर्सेस है ना स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ये स्टेट ऑफ जो है केरल, ठीक है, स्टेट ऑफ केरल, केरल राज्य जो है उसका। और ये तो ये बहुत केशवानंद है ना, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, मैंने बता भी दिया कि किससे रिलेटेड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे यहां पर आप केस देख सकते हैं, एक है रुदल शाह का केस, ये भी बहुत केस है, ये स्टेट ऑफ रुदल शाह वर्सेस जो चला था स्टेट ऑफ बिहार है ना, ये क्या चला था, स्टेट ऑफ है ना, रुदल शाह वर्सेस जो है वो स्टेट ऑफ है ना बिहार केस चला था ना, बिहार है ना, सॉरी ना बिहार केस, ठीक है, ये चला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, 1983 में 1983 में, मैं इसकी थोड़ी आपको बता भी दूं, इंटरेस्टिंग घटना भी है इनकी, ठीक है। एक्चुअली रुदल शाह जो है ना, इनको जो है
इनको जो है अपनी पत्नी की हत्या के केस में जो है जेल हुई थी रुदल शाह को, ठीक है। हुआ क्या था कि इनको जो है 1962 में कोर्ट ने बरी कर दिया था, ठीक है। कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, लेकिन हुआ क्या, बरी होने के बाद भी जो ये अगले जो है ना अगले कई सालों तक ये वो जेल में ही रहे। बात समझ में आ रही है? इनको बरी करने के बाद भी जो है ये बहुत साल जो है वो जेल में ही इन्होंने गुजारा, ठीक है। और इसको जब मीडिया ने जो है मीडिया ने इस चीज को न्यूज को सामने लाया तब इनको न्याय मिला, ठीक है। और यही केस था आपका रुदल शाह का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर एसआर बोमई केस है, इंदिरा साहनी मैंने बताया। अगर आप एसआर बोमई केस की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जो एसआर बोमई केस है ये जो है ये किससे संबंधित था, तो ये अनुच्छेद जो हमारा 356 हमने पढ़ा था उसके दुरुपयोग से, यानी कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से संबंधित केस जो है वो एसआर बोमई केस था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस सब है। वैसे मैंने अभी कहा भी आपको कि केस से रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं ये यूनियन ऑफ इंडिया एसआर बोमई वर्सेस है ना यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ठीक है, 1994 ये केस था, ठीक है। तो ये हम लोग केस का अलग से एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये तो बहुत आसान है, ये था आपका VBN राव। आपने संविधान सभा को अगर पढ़ा होगा है ना, नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी के डिटेल वीडियोस में चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। ये थे BN है ना राव, ठीक है। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? ये मैंने अभी पहले ही बताया, स्वर्ण सिंह समिति थी जिसने है ना जो मौलिक कर्तव्य उसको शामिल करने या मूल कर्तव्य को शामिल करने की बात की। पूरा डिटेल मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कुछ पहले क्वेश्चन आया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के देखिए जो न्यायाधीश है, ठीक है, उसको जो इसके जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको तो हटाने का तरीका अलग है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, देखिए इनका जो केस होता है, ठीक है, इनको कब हटाया जा सकता है? इनको दुर्व्यवहार या अक्षमता के केस में राष्ट्रपति के निर्देश पर ही निकाला जा सकता है। ये समझिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दुर्व्यवहार और अक्षमता के केस में है ना राष्ट्रपति के आदेश पर जो है इनको इनके पद जो इनका त्याग पत्र है उनको स्वीकारा जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब निर्वाचन में भी देखिए दो, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है वो हटाया जाएगा कैसे? और एक होता है नॉर्मल अन्य निर्वाचन आयुक्त। दो तो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य को, जब हम मुख्य की बात करेंगे तब तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां क्लियर मेंशन नहीं किया किसकी बात कर रहा है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेगा तो उसको जो है उसी तरीके से हटाते हैं, है ना, यानी कि महाभियोग लगा करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, सिमिलर वे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो वैसे हटाया जाता है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने का तरीका क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर अगर वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और फिर राष्ट्रपति जो है उनको हटाता है, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हटाने का तरीका क्या है? वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। और अन्य को हटाएगा कैसे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर अगर वो राष्ट्रपति को कहता है और फिर राष्ट्रपति उसको हटाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग नोट्स में ऐड कर लीजिए, खुद से लिख सकते हैं आप, है ना। वीडियो को रोक करके पॉज करके मैं क्या बोल रहा हूं वो लिख सकते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि अगर देखिए हमको पता है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में उनका डेथ हो जाता है तो ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यभार संभालता है, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न रहे, यानी कि दोनों का पद खाली हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऐसे में ये ड्यूटी जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पास आ जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक? देखिए कोरम का यहां कुछ और मतलब नहीं, कोरम का यहां सेंस है जो उसका जो सत्र होता है या बैठक, ठीक है। तो अब इसका जो बैठक होगा, ठीक है, या अब बैठक मैंने जैसा कहा, ठीक है, तो इसके बैठक के लिए क्या है, कोरम का सेंस क्या हो गया? देखिए चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसका अगर बैठक होगा तो उसमें एक न्यूनतम सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, मतलब अगर इतने सदस्य होंगे तभी उसकी बैठक हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये होता है 1/10। मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा का बैठक करना है तो कम से कम कितने होने चाहिए? 55 सदस्य, ठीक है। 1/10, ये आंसर यहां क्या हो जाएगा? 1/10। तो अब निकाल लीजिए, लोकसभा में 550 है तो लोकसभा के लिए क्या हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा कोरम। कोरम में सदस्यों की बात जब होगी तो ये कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 55, ठीक है। और राज्यसभा में कितने हो जाएंगे? अगेन ये 25 हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। राज्यसभा में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 25। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा? ये नीला है, आपको पता है अशोक चक्र है। अच्छा, आप लोग बताएंगे अशोक के कौन से स्तंभ से ये लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का यानी डीपीएसपी का करता है? ये तो आपको पता है भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक कई बार आ चुका है, ठीक है। और डिटेल वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, पीवाईक्यू के मतलब ये जो आपका बिहार स्पेशल बैच है उसमें भी कई बार आ चुका है। कौन सा अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है? अनुसूची 8, जिसमें कितने भाषाएं? 22। अगेन अनुसूची को मैंने अलग से डिटेल में पढ़ाया है और अगेन आपको इसमें बिहार स्पेशल बैच में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात मैं बार बार कई बार दोहरा चुका हूं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्षों तक रहे थे। 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बने थे और 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, 12 वर्षों तक। आगे बढ़े, चलिए आगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति ये कहां से ली गई थी? ये राष्ट्रपति के चुनाव का जो पद्धति है वो लिया गया था आयरलैंड से। यहीं से हमने क्या क्या लिया? हमने डीपीएसपी लिया था, ठीक है, डीपीएसपी लिया। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों को जो है ना निर्वाचित किया जाता है ना, चयनित किया जाता है ना, उसको भी लेकर के हमने यहीं से लिया था, आयरलैंड से। अगेन इससे भी मैंने पढ़ा दिया, डिटेल वीडियो के सेक्शन में जाइए, संविधान का जो प्रमुख स्रोत है उसको डिटेल देखिए, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? देखिए पहले ये करता, अगर ये 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर 2 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में वो 0 करता है। क्यों? क्योंकि ये 2 एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन आपको मैंने कई बार बताया है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे उसको खत्म कर दिया गया, तो अब मनोनीत होता ही नहीं है, अब 0 मनोनीत हो जाएगा। ये वर्तमान में हो जाएगा, है ना, और उस समय का आंसर ये हो जाएगा, तो आपको वर्तमान याद रखना है। उसके बाद है, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? ये होता है बीडीओ। आपको पता ही है, जो बीडीओ बनता है बीपीएससी के थ्रू आप बन सकते हैं, ठीक है। ये जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। बीडीओ जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको बोलते हैं, ये पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और उसके शासन का प्रमुख होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं? ये तो पता ही होना चाहिए भाई, ये 5 वर्षों में होता है, ठीक है। पहले ये निश्चित नहीं था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसी चीज को निश्चित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की जो है वो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण, देखिए पहले तो कम था, 1/3 था, अब ये 50% हो गया। पहले लेकिन 1/3 ही था, ठीक है, अब ये बढ़ करके 50% हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं? ये तो 3 स्तर है, ये कई बार बात हो चुकी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आम जनता को, ऑब्वियसली जो आम जनता है उसको राजनीतिक अधिकार दिलाना ही मेन उद्देश्य था। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं, यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए से स्वतंत्रता संबंधित, यानी कि धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता संबंधित, ये अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26, अनुच्छेद 26 जो है उससे रिलेटेड है। तो आज का जो हमने 50 क्वेश्चन का क्लास है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने 50 क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा, लेकिन अगेन जो लोग जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और अच्छा लगेगा ही, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो डिस्कशन आपको मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन तो आपको कई जगह मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये पीवाईक्यूज हैं, कहीं भी मिल जाएगा, कई सारे बुक्स में, बट ये जो डिस्कशन है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना डिटेल, इतना फाइन डिस्कशन, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, उससे आप बहुत सपोर्ट मिलता है ना। बाकी आगे इस सीरीज में बने रहिए, ये आपके बिहार एसएससी के, तो बिहार के जितने एग्जाम में बीपीएससी 70 बीपीएससी आने वाला है, सारे एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और उसके अलावा ये एसएससी जो एग्जाम होता है सेंट्रल, वहां भी इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। क्योंकि सारा देखिए 600-700 क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक पॉलिटी का आपका पूरा एक सार, एक समरी निकल करके आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल से देखें, आप इसका रिवीजन बार बार करें तो ये आपके लिए पर्याप्त है। नोट्स आपको ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल क्लासेस की वीडियो में बोलता हूं बीच में, वो सब आपके लिए एक एक करके आता जाएगा, ठीक है। आप उसको भी जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।